साथियों, आज की वीडियो हम सरकार के बारे में समझेंगे कि सरकार क्या है, कैसे निर्मित होती है और क्या क्या कार्य करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सरकार, गवर्नमेंट। अब सब जानते हैं कि देश में, किसी भी देश में जो निर्णय लेने का अधिकारता है वो सरकार के पास होती है। एक बॉडी है, एक संगठन होता है जो सारे निर्णय देश के बारे में लेता है, वो सरकार है। तो ये तो हम सब जानते हैं सामान्यतः। इसमें हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि सरकार के फंक्शन से लेकर स्ट्रक्चर तक सब कुछ समझने का पूरा एक कंसेप्ट विकसित करेंगे। तो वो है, देखिए, पहले हम देखेंगे, बिंदुवार देख लेते हैं कि सरकार क्या है। तो पहला हमारा जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा क्या है। फिर हम देखते हैं कि सरकार के स्तर क्या है, या हम ये बात करें तो भारत में सरकार के कितने स्तर हैं, स्टेजेज हैं। तीसरी हम बात करेंगे सरकार के कार्यों की, और फिर हम बात करेंगे सरकार के अंग की, कितने पार्ट्स सरकार के होते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है सरकार क्या है। तो इस पर हम बात करें, सरकार क्या है। देखिए, चुने हुए या नियुक्त किए हुए, चुने हुए या नियुक्त किए हुए व्यक्तियों या संस्था का समूह जो किसी देश का शासन चलाते हैं, किसी देश का शासन चलाते हैं, सरकार कहलाती है। तो सरकार क्या है? सरकार चुने हुए व्यक्तियों का या फिर नियुक्त किए हुए व्यक्तियों का एक समूह है, या व्यक्तियों का एक समूह है। संस्थाओं के द्वारा ये सरकार के देश के शासन को संचालित करती है, सरकार कहलाती है। तो ये तो रहा हमारा कि सरकार क्या है। दूसरा है, भारत में सरकार के क्या स्तर हैं। तो इस पर बात करते हैं। भारत में देखिए सरकार की स्थिति क्या है। तो भारत में सरकार के 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो स्तर है वह कहलाता है केंद्र सरकार। अब इसे ही यूनियन गवर्नमेंट या इसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहा दिया जाता है। तो सेंटर में है, केंद्र में है, या आपके यूनियन, हमारा देश यूनियन है तो यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं इसको। दूसरा, इसके निचले एक स्तर और बनाया गया है, तो वो है राज्यों का। तो इसे हम बोलते हैं राज्य सरकार। सेकेंड स्टेज है वो राज्य स्तर पर है, इसे हम बोलेंगे मध्यम स्तर, और इसे कहलाएगा, ये कहलाएगा उच्च स्तर। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। भारत में 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है। इन सब में मिला के हमारे यहाँ कुल मिला के फ़िलहाल 30 गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क कर रही हैं, और एक और होगी जो जम्मू कश्मीर की होगी, फ़िलहाल सस्पेंड है। तीसरा एक और स्तर हमें देखने को मिलता है सरकार का, और वह है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, तो क्वेश्चन ये बन जाता है कई बार कि स्थानीय सरकार क्या होती है। तो स्थानीय सरकार लोकल, इसे लोकल, कई बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्थानीय स्व सरकार कहते हैं। ये 3 स्तर है, और ये सबसे निचला स्तर है सरकार का भारत में। तो सबसे निचला स्तर सरकार का वो कहलाएगा स्थानीय सरकार, मध्यम स्तर कहलाएगा कि राज्य सरकार, और उच्च स्तर केंद्र सरकार है। तो भारत में सबसे उच्च स्तर पर केंद्र सरकार कार्य करती है। यहाँ सरकार का जो प्रमुख है, सरकार का जो प्रमुख होता है वह कहलाता है
पीएम। यहाँ जो सरकार का प्रमुख होता है वह कहलाता है सीएम, और यहाँ जो प्रमुख होगा वो वहाँ का। अच्छा, यहाँ हम देखें तो ये सरकारें दो स्तर पर काम करती हैं हमारी। एक कहलाती है ग्राम पंचायत और एक कहलाती है नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। तो म्यूनिसिपैलिटी कहलाती है और एक कहलाती है ग्राम पंचायत। अब इनके भी अलग अलग स्तर हैं। ग्राम पंचायत के 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत, एक खंड पंचायत या पंचायत समिति, और का सबसे उच्च स्तर है जिला पंचायत। ऐसे यहाँ में 3 स्तर देखने को मिलते हैं। नगर पंचायत निचला स्तर, मध्य स्तर पर आपका नगर पालिका, और उच्च स्तर पर मिलता है नगर निगम। तो ये है। अगर सबसे एक क्वेश्चन ये आता है कि सरकार का सबसे निचला अंग या रूप प्रकार क्या है, तो आंसर होगा इसका आपका ग्राम पंचायत, जो आपके ग्राम स्तर पर होती है। तो सबसे छोटी इकाई अगर क्वेश्चन पूछता है कि सरकार का, तो वो है ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर है। ये स्तर है भारत सरकार के। भारत सरकार में केंद्र सरकार, जिसे भारत सरकार भी कहते हैं, केंद्र सरकार को ही भारत सरकार भी कह दिया जाता है, क्योंकि पूरे भारत पर ही गवर्न करती है। पूरे भारत का शासन देखने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। राज्य के अंदर, राज्य की सीमाओं के अंदर, उसके अथॉरिटी के अंदर जो कार्य करती है वो राज्य सरकार होती है। और स्थानीय स्तर पर जो गांव के अंदर काम करेगी वो ग्राम पंचायत कहलाएगी। ब्लॉक स्तर पर कार्य करेगी ब्लॉक पंचायत कहलाएगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करेगी तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहलाएगी। इस तरह से सरकार का ये कैटेगराइजेशन किया गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके इनके कार्यों की। तो ये कैसे कैसे क्या कार्य करते हैं, देखिए। सरकार में 3 स्तर हमने बताया भी आपको, इसको थोड़ा वैसे देख लेते हैं। 3 स्तरों में देखा कि पहली है आपकी केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, और ये है हमारी स्थानीय सरकार। ठीक। केंद्र सरकार का जो वर्णन है हमारे संविधान में, ये सब संवैधानिक प्रावधान है। केंद्र सरकार का संविधान में जो वर्णन मिलता है हमें, वो मिलता है पार्ट 5 में। भाग 5 डील करता है केंद्र सरकार के बारे में, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं, इसके अनुच्छेद हैं, वो आते हैं 52 to 151। 52 से लेकर 151 तक भारत सरकार की बात की गई है। यहाँ हम बात करें तो संविधान का पार्ट 6, दोनों पार्ट में, एक में भाग, पहले भाग आपके केंद्र सरकार की बात की गई है, और नेक्स्ट में बात की गई है 6 में राज्य सरकार की। आर्टिकल है यहाँ पर हमारा 152 to 237 तक बात की गई है राज्य सरकार की। स्थानीय सरकार भी 2 प्रकार से कार्य करती है, एक ग्राम स्तर पर और दूसरा नगरीय स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो है इसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कहलाती है, जिसके लिए पार्ट है आपका 9th, और आर्टिकल है 243 ए से लेकर और 243 ओ तक। तो 243 ए टू 243 ओ आर्टिकल के बीच में ग्राम पंचायत के प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 में जोड़े गए। नगरीय की हम बात करें तो देखिए, इसमें आपको कहलाती है नगर पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, और इसके बारे में पार्ट पूछता है तो वो है 9th ए, एंड आर्टिकल्स हैं इसके 243 ओ के बाद पी से स्टार्ट होता है, और ये चलता है हमारा 243 जेड के बाद
जेड ए से लेके जी तक पहुंचता है और जेड जी, तो 243 से 243 जेड जी तक के प्रावधान नगर पंचायत के प्रावधान कहलाएंगे। ये बात रही संवैधानिक प्रावधान की। अब हम बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं सरकारों के। तो देखिए, केंद्र सरकार के कार्य की हम बात करें, 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल या अनुसूची जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा करती है। केंद्र का कार्य क्या होंगे, राज्य के कार्य क्या होंगे, इन सब का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके 7th शेड्यूल में है। उसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखिए, तो यहाँ हम बात करें 7th शेड्यूल यानी अनुसूची की संघ सूची, यूनियन लिस्ट में 97 विषय सब्जेक्ट हैं जो प्रभावी रूप में 100 विषयों पर नीति निर्माण करना, नीति निर्माण और इनका संचालन करना, ये कार्य कहलाता है केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार कार्य जो है आपकी संघ सूची में है। इसमें आपके 100 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर केंद्र सरकार को अनन्य अधिकारता नीति निर्माण की और उसे संचालित करने की दी गई है। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए, रेलवे संघ सूची का विषय है, अतः रेलवे के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार भारत सरकार या केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है। पोस्ट ऑफिस, जनगणना और नागरिकता जैसे विषय भी यहीं आते हैं। नागरिकता के साथ साथ हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के अधिकारता आपके आसपास जितने भी हम कार्य देखते हैं जहाँ पर केंद्र सरकार का अधिकारता है, केंद्र सरकार कार्य करती है, नियम बनाती है, वो सब इसके अधीन आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो केंद्र सरकार के पास देखिए एक और है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के 52 विषयों पर भी, समवर्ती सूची के 52 विषय पर भी केंद्र सरकार को कानून बनाने की अधिकारता दी गई है। राज्य की बात करें तो यहाँ बात करते हैं 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची की राज्य सूची। राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट हैं जो प्रभावी रूप में अब 61 हैं, पर नीति निर्माण का अधिकार राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार 61 विषयों पर अपने अधिकार रखती है। राज्य के अधीन, राज्य के अंतर्गत, उसकी सीमा के अंतर्गत इन विषयों पर राज्य सरकार को अनन्य अधिकारता है। जैसे कृषि राज्य का विषय है, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस राज्य के अधीन आती है। तो ये ऐसे कुछ विषय हैं जो राज्य के अधीन आते हैं। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची पर भी, समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की अधिकारता राज्य को दी गई है। राज्य सूची पर राज्य विषय बनाएगा, केंद्र सूची पर केंद्र बनाएगा, लेकिन एक ऐसी सूची है जो दोनों के लिए है, इसमें समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। एक प्रश्न उठता है कि अगर राज्य और केंद्र दोनों ने समान विषय पर कानून बना दिए हैं तो फिर किसका कानून मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के कानून मान्य होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानून पूरे भारत पर सभी राज्यों पर मान्य होंगे, अतः उस राज्य पर भी मान्य हो जाएगा। तो स्थानीय जो राज्य है उसके कानून को यहाँ से राज्य के कानून पर केंद्र की अधिकारता हो जाएगी। एक और बात करें, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास एक अधिकारता है कि इसके अतिरिक्त अगर अन्य ऐसे विषय हैं जो कहीं वर्णित नहीं हैं, उन्हें हम अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, विषय कहते हैं, वो केंद्र के अधीन आते हैं।
तो ऐसे विषय जो ना तो समवर्ती सूची में, ना ही संघ सूची में और ना ही राज्य सूची में वर्णित हैं, उन पर कानून बनाने की अधिकारिता केंद्र सरकार को दी गई है। संसद उसमें अधिकारिता रखती है कानून बनाने की। ये रहे हमारे राज्य और केंद्र की अधिकारिता। अब बात करते हैं स्थानीय स्तर पर। तो यहाँ 2 स्तर थे हमारे राज्य, 2 स्तर है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। देखिए यहाँ हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची पर जो विषय हमारे 29 विषय पर ये कार्य करते हैं, जबकि नगर पंचायत 12वीं अनुसूची के 18 विषयों पर कार्य करने की अधिकारिता रखते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए ग्राम पंचायत को कितने विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता है या कार्य करने की अधिकारिता है, तो वो 29 दिए गए संविधान द्वारा 11वीं सूची में, जबकि नगर पंचायत को कार्य करने के लिए 18 विषय सब्जेक्ट दिए गए हैं 12वीं अनुसूची में। ये रही बात हमारे सरकारों के कार्य की, क्या क्या कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि सरकार के अंग क्या क्या हैं। सरकार के अंग, तो सरकार के कितने अंग हैं ये देखिए। तो सरकार जो है आपके सामान्यतः 3 ऐसे अंग हैं जिनसे मिलकर सरकार बनती है। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग है कार्यपालिका, दूसरा अंग है विधायिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। 3 अंगों से मिलके सरकार का गठन होता है, सरकार का निर्माण होता है। कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, इसे बोलते हैं हम लेजिस्लेचर, और जुडिशरी। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से मिलकर सरकार बनती है। 3 की संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं हैं। कार्यपालिका की हम बात करें तो देखिए इसका जो कार्य होता है वो होता है कानून का पालन कराना, पालन या क्रियान्वयन कराना, टू एजुकेशन ऑफ द लॉ। जबकि विधायिका देखिए नाम से प्रतीत होता है, विधायिका विधि, जहाँ विधि बनती है वो विधायिका है। टू लेजिस्लेट द लॉ, विधि निर्माण का कार्य करती है विधायिका। जबकि जुडिशरी का कार्य है विधि या कानून की रक्षा करना। तो न्यायपालिका का कार्य है कानून रक्षा करना। 3 अंग हैं, तीनों के कार्य अलग अलग पूरे से डिफाइन किए गए हैं। तीनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। लोकतांत्रिक देशों में इन 3 आधारों पर ही कसौटी कसी जाती है कि वहाँ लोकतंत्र कितना प्रभावी है। तीनों ही लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ कहलाते हैं। जिन देशों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं वहाँ लोकतंत्र अच्छे स्तर पर माना जाता है। न्यायपालिका को कानून का रक्षक कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है, गार्जियन ऑफ द लॉ कहलाती है। यही संविधान की रक्षक भी कहलाती है हमारे यहाँ। अब देखिए 3 है हमारे। अब हम इसको एक एक करके अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है। कार्यपालिका हमारे यहाँ हर स्तर पर होती है, हर सरकारी स्तर पर होती है। जैसे आपका भारत या केंद्र के स्तर पर भी है और दूसरा राज्यों में भी कार्यपालिका है। इसको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। अभी देखिए बड़ा अस्पष्टता कई बार होती है कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो इसको हम समझते हैं कि ये वास्तव में है क्या। बात करते हैं कार्यपालिका की कि कार्यपालिका क्या है। तो देखिए कार्यपालिका आपके दोनों स्तर पर देखते हैं हम, राज्य के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर देखते हैं। तो एक तो हम बोलते हैं केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरी राज्य कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में संविधान में बात की गई है हमारे पार्ट 5 में, भाग 5 में बात की गई है।
और ये भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर और 78 तक 52 टू 78 तक बात की गई है केंद्रीय कार्यपालिका की। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो देखिए यहाँ शामिल होते हैं हमारे राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका अनुच्छेद है 53 के अकॉर्डिंग ये केंद्रीय कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं कार्यपालिका के। देखिए दूसरा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है उनके लिए अनुच्छेद 63 में आते हैं। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है पीएम, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शामिल किया जाता है, आर्टिकल 74। फोर्थ पार्ट जो हमारे आता है पार्ट 5 में कार्यपालिका का अधीन, वो है महान्यायवादी और इनके लिए अनुच्छेद है 76, इन्हें हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। यहाँ देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट मिले हैं इस कंसेप्ट में कि एक तो कार्यपालिका किस से किस आर्टिकल तक है, दूसरा ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं हमारे। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का ये आर्टिकल 76 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि किस अनुच्छेद में ये दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है, इनको आप पता ही हो कौन कौन इस समय है हमारे। इसमें अब देखिए महान्यायवादी के वेणुगोपाल भारत सरकार के प्रेजेंट महान्यायवादी हैं, जो भारत सरकार के लॉयर या सर्वोच्च विधि अधिकारी भी है। तो देखिए ये रहा आपका केंद्रीय कार्यपालिका। हम बात करते हैं राज्य कार्यपालिका की, तो इसके लिए पार्ट 6 डील करता है भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेकर और 167 तक बात की गई है, जिसमें राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसमें कौन कौन आता है, जैसे केंद्रीय कार्यपालिका का स्ट्रक्चर है बिल्कुल लगभग वैसे ही हमारे राज्य कार्यपालिका का स्ट्रक्चर है, नाम बदल जाते हैं। जैसे यहाँ सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है राष्ट्रपति, तो वहाँ होता है राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट, जो आर्टिकल 153 के अनुसार राज्य कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है। अध्यक्ष होता है राज्य कार्यपालिका का। वहाँ जहाँ पीएम था केंद्र में, तो यहाँ आता है सीएम, जो कार्य केंद्र में कार्यपालिका में पीएम का होता है, वही कार्य राज्य की कार्यपालिका में सीएम का होता है। और साथ ही साथ वैसे ही लगभग हमारे यहाँ भी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन होता है। तो ये मिलके कहलाते हैं राज्य कार्यपालिका। एक और आता है हमारे यहाँ राज्य में, वो है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, AGS, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इनका अनुच्छेद है 165 और सीएम मंत्री परिषद का अनुच्छेद है 163। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये अंतर है देखिए राज्य कार्यपालिका और केंद्रीय कार्यपालिका। अगर आप इसको इस पर दोनों को मिला के एक साथ देख के पढ़ते हैं तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन कहाँ काम करता है। विधायिका के बारे में बात करें, विधायिका क्या है, हमने देखा विधि निर्माण की जो संस्था है विधायिका कहलाती है, और राज्यों और केंद्र में भी आपकी विधायिका हैं। दोनों की हम तुलना करते हैं और इस तुलना से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विधायिका है क्या, संसद क्या होती है, विधानसभा, विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा क्या होती है, वो सब स्पष्ट होगा। देखिए पहले हम बात करते हैं केंद्रीय विधायिका की, और दूसरा है हमारे यहाँ राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका के बारे में संविधान में बात की गई है आपके 79 आर्टिकल से लेकर पार्ट 5 में, और दोबारा देख लेते हैं। केंद्रीय विधायिका की बात की गई है संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद है आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक केंद्रीय विधायिका है। यहाँ इसको नाम दिया गया है संसद। ध्यान रखें, जो विधि बनाती है वो विधायिका कहलाती है, और इसके नाम अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भारत में इसका नाम है संसद या पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन संसद ही कहा जाता है, पार्लियामेंट भी। इंग्लैंड में पार्लियामेंट है, इसे ही अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, और भारत में इसे संसद कहते हैं।
ठीक है। अगला बात यह है, क्या इसके लिए हम अगर आर्टिकल देखें, एक तो 79 है जो गठन करता है संसद का। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के 3 भाग हैं जो कहलाते हैं पार्ट्स, वो है 3। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए संसद के कितने भाग होते हैं, संसद कितने अंग से मिलकर बनी होती है, तो वो है 3। कौन कौन से हैं? एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसके बिना संसद का गठन मान्य नहीं होता। दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। ध्यान रखें, इसे हाउस ऑफ पब्लिक कह देते हैं, लेकिन अभी इसका नाम लोकसभा ही है ऑथेंटिक, और इसे हाउस ऑफ काउंसिल कहते हैं, लेकिन इसका नाम भी फिलहाल आपका राज्यसभा ही कहलाएगा। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 3 पार्ट हैं, तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। इन तीनों में से किसी एक के बिना संसद अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी। एक बात और बता दें, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, और इसके सदस्य भी MP कहलाते हैं। तो ध्यान रखें, MP कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। राज्यसभा, लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको हम MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं। ठीक। और दूसरी तरफ हम बात करें राज्य विधायिका की, तो बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि राज्य विधायिका क्या है, विधानसभा कहाँ होती है कई लोगों को, तो कई को होता है संसद क्या है, क्या है। तो ध्यान रखें, संसद आपकी दिल्ली में, केंद्र की राजधानी में है, वहीं होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जबकि राज्यों में हर राज्य में ये सेटअप होता है। देखिए, राज्य की विधायिका के बारे में बात करें तो पार्ट 6 डील करता है, भाग 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 168 से लेकर और 212 तक बात की गई है राज्य विधायिका की। अब इसमें हम बात करते हैं शामिल कौन कौन है, इसे नाम क्या दिया गया है, तो इसे हम यहाँ बोलते हैं विधानमंडल। ध्यान रखें, विधानमंडल राज्य की विधायिका होती है, इसे स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। विधानमंडल में कौन कौन है? लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ, वो है देखिए, इसके हम पार्ट्स की हम बात करें तो वहाँ संसद में जहाँ 3 कंपलसरी पार्ट हैं, तो वहाँ वही हमारे राज्य विधानमंडल में 2 कंपलसरी पार्ट हैं। एक तो कहलाता है राज्यपाल, दूसरा कहलाता है विधानसभा, और तीसरा है जो नॉन कंपलसरी पार्ट है विधान परिषद। ध्यान रखें, ये 2 जो है आपके कंपलसरी पार्ट है और ये आपका नॉन कंपलसरी पार्ट है, तो राज्यों में बनेंगी। एक और बात बताएं आपको, विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें हम बोलते हैं MLA और इन्हें बोलते हैं MLC। बाकी पूरा व्याख्या करते हुए पूरा डिस्क्रिप्शन हम तो जब हम पढ़ेंगे इनको तब देखेंगे। फिलहाल एक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आपको काफ़ी योगदान देगा होगा इसका कि पूरी तरह से दोनों के बारे में हम जो है एक अलग वीडियो में जब हम पढ़ेंगे विधायिका तब देखेंगे। अभी आपको इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा कि विधानसभा क्या है, विधानमंडल क्या है, संसद क्या है, दोनों में अंतर करने का काफ़ी समझ विकसित होगी। MLC का अर्थ क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर है वो MLC होंगे और इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। न्यायपालिका तीसरा अंग है। न्यायपालिका को भी संविधान में 2 भागों में वर्णित किया गया है, भाग 5 भाग 6 में। ऐसा नहीं है कि भाग आप न्यायपालिका केंद्र की अलग है और राज्य की अलग है, किंतु संविधान में अलग इसको डिफाइन किया गया है। देखिए, संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेकर और 147 तक बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं की बात की गई है। आर्टिकल 12 का 4 to 14 का 7, इस तरह से याद रखें इसे। ये कहलाएगा सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा, जबकि
पार्ट 6 में भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर और 237 तक बात की गई है हाई कोर्ट्स की, और हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात की गई है, इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। तो ध्यान रखें, दो भागों में दो स्तर पे बात की गई है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है भाग 5 में, जबकि भाग 6 में हाई कोर्ट्स और अधीनस्थ न्यायालय हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, ध्यान रखें, दिल्ली में है, नई दिल्ली है ना, में सुप्रीम कोर्ट है, और हर राज्य का अपना हाई कोर्ट है, या एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की हम बात करें तो ये जिला स्तर पर होते हैं, जिला स्तर से लेके आपके तहसील और ग्राम स्तर के न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा, सरकार के अंगों का पूरा हमने एक देखा, सरकार के क्या है, कार्य क्या हैं, सरकार के स्तर क्या हैं और सरकार के अंग क्या क्या हैं, ये पूरा हमारा इस वीडियो में हमने देखा। अब इस तरह से कोई क्वेश्चन का डाउट्स आपका नहीं रहेगा, अगर पूरे वीडियो देखते हैं, आप समझते हैं, तो सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते जाएंगे। बहुत सारे फैक्ट्स इस वीडियो में आए हैं, उनको आप याद करें और एग्ज़ाम में सॉल्व करें। धन्यवाद।